नमस्कार। जेएमएम को ये लगता है कि जो विधानसभा का सत्र अभी अभी खत्म हुआ है, उस सत्र में जानबूझकर बीजेपी यूपी इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके का माहौल क्रिएट की कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। आपको दादा ऐसा आरोप जो आपने लगाया, इसके पीछे आपका तर्क क्या है? नहीं, देखिए, इसके पीछे का पूरा आप परिदृश्य देखिएगा तो साफ हो जाएगा कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन उस पूरे डिस्कोर्स में जिस प्रकार के नारे लगाए गए, जिस प्रकार के एक्टिविटीज़ की गई, वो पूरी तरह इस बात को दर्शाता था कि इसका नैरेटिव कहाँ सेट हुआ और क्यों सेट किया गया। देखिए, विपक्ष का हंगामा 2021 से जब से विधानसभा 2001 से जब से विधानसभा सुचारू रूप से चलने लगी, तो किसी ना किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी होती रही, वॉकआउट भी होते रहे, विरोध प्रदर्शन का तरीका भी अलग अलग स्वरूप में रहा। लेकिन इस प्रकार की सांप्रदायिकता के साथ, नारों के साथ आगे बढ़ने का काम आज तक नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सन्निकट है आपको यूपी का इलेक्शन, और जो एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते और स्टूडेंट के नाते, कि जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है उसमें यूपी का एक बहुत बड़ा भूभाग, जो पश्चिमी यूपी हम लोग जिसको कहते हैं पश्चिमांचल, तो वहाँ पर किसानों का गुस्से का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनके ना कोई मंत्री, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक अपने क्षेत्र में जा पा रहे हैं, ना गांव में घूम पा रहे हैं। और उनका जो पूर्वांचल है वो हमारे झारखंड और बिहार से सटा हुआ इलाका, तो बिहार में चूँकि वो लोग बंध गए हैं जदयू के साथ, जिनका अपना सांप्रदायिक रंग नहीं है, इसलिए वहाँ तो वो एक खुराफात कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको स्कोप मिल गया और उसी स्कोप को वो एनकैश करना चाहते हैं। जैसे आप बोलते स्कोप मिल गया, तो एक सवाल उठता है, स्कोप मिल गया, स्कोप दिया गया क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें जेएमएम को भी अपना लाभ दिख रहा था, बीजेपी को भी अपना लाभ दिख रहा था। जो कमेटी या जो समिति बनाई गई आखिरी दिन सदन के, वो सत्ता पक्ष चाहती या सदन के नेता चाहते तो पहले दिन ही गतिरोध खत्म करने के लिए कहते आपकी डिमांड क्या है, हम बना देते हैं। नहीं, देखिए, आप इसको इस तरह से आप देखिए कि माननीय जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ये खुले मंच पे उन्होंने स्वीकार किया कि जब विधानसभा का गठन हुआ था तो जो रशियन हॉस्टल में जो विधानसभा कार्यरत थी, उसमें सभी तरह के रूम्स को ईयरमार्क किया गया था, जिसमें पुस्तकालय कहाँ होगा, नेता प्रतिपक्ष कहाँ बैठेंगे, नेता सदन कहाँ बैठेंगे, संसदीय कार्य मंत्री कहाँ बैठेंगे, अध्यक्ष कहाँ बैठेंगे, उनका सचिवालय कौन सा होगा, समितियों के दफ्तर कौन से होंगे, उसके अलावा पुस्तकालय कहाँ पर होगा, चिकित्सा कक्ष कहाँ पर होगा, वेटिंग लॉन्ज कहाँ पर होगा, रेस्टरूम्स कहाँ पर होंगे, ये सभी ईयरमार्क हो चुके थे। और अब चूँकि अब हम लोग नए भवन में आ गए, तो नए भवन में भी ये ईयरमार्क्स करना शुरू हुआ था। तो ये ईयरमार्क्स जब हुआ तो पहले तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि हमको, चूँकि हिंदू धर्म के जो हम लोग सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा देखिएगा जो भी पूजा पाठ या आरती वगैरह हम लोग करते हैं, या तो हम लोग प्रातः आरती करते हैं या संध्या आरती करते हैं, उस वक्त में विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती है परंपरा के तौर पर। और जो क्रिश्चियन धर्म भी यहाँ का एक बहुत सम्मानीय धर्म है, उसके भी जो लोग हैं वो भी संडे को प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर, तो उस दिन भी विधानसभा कार्यरत नहीं रहती है। हमारे जो लोकल जो सरना धर्म है, उनकी जो इबादत है, वो जो भी उनके उत्सव है और बाकी सभी के उत्सव में सरकार की छुट्टी होती है, उसमें भी कोई कर्मकांड होता नहीं,
सरकार की तरफ से। लेकिन एक फ्राइडे जो जुम्मा है, जो इस्लाम में एक महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन विधानसभा कार्यरत रहती है। और आप यदि अभी नए विधानसभा का संरचना देखिएगा, वहाँ से जो भी नमाज पढ़ने वाले, जुम्मे की जो दोपहर की नमाज होती है, उसके पढ़ने वाले लोग, उनके पास आधा घंटे का ही समय रहता है, 1 से 1:30 बजे का। तो वहाँ से कहीं जाके पढ़ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। और चूँकि विधानसभा भी कार्यरत रहती थी, तो वो सत्र को भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए जब वहाँ के कर्मियों ने लिख कर दिया, तब अध्यक्ष जी ने सोचा कि ठीक है, ये तो परंपरा रही है मेरे पूर्व में भी। तो आप कोई नया भवन में जब भी जाते हैं, तो आपको उसका एयर मार्किंग करना पड़ता है। लेकिन दादा, बात तो मुद्दा वहीं पे आकर अट रहा है कि आप एक बार जब कह दिए विधानसभा स्पीकर उस पूरे क्षेत्र के मालिक हैं, एक तरह से कस्टोडियन है, तो वो अगर किसी चीज़ को नॉमिनेट कर देंगे, नोटिफिकेशन कर दिया, उस नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने या नहीं करना, या बीजेपी का गतिरोध था कि प्रार्थना कक्ष अगर आप बनाते हैं या सभी धर्म के लिए अलग अलग रूम देते हैं, इसमें 4 दिन या 5 दिन सदन के आखिरी दिन तक क्यों वक्त लग गया? नहीं, देखिए, ये वक्त इसलिए लगा क्योंकि जब अंतिम दिन हमारे विधायक जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, उन्होंने जब इस बात की जानकारी सदन को दी कि किसी भी विवादित जगह में हम अपना नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, वो हमको मेरे सुन्नत के खिलाफ है, तब इस पे विचार किया गया। ये बातें यदि शुरू में ही आ जाती तो हमको लगता है ये, लेकिन जिस रूप में इसको लेकर आगे बढ़ा गया, और देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि समाज में अशांति हो। खासकर अभी का जो समय है, अब तो आपका तीज बीता, आपको गणेश चतुर्थी बीता, बहुत जल्द आपका शारदीय नवरात्र भी शुरू होगा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, हम लोग जानते हैं कि अब कर्मा अभी है, विश्वकर्मा पूजा भी है। तो ये सारे पर्व त्यौहार अब शुरू होंगे जो लगभग मार्च तक चलते रहते हैं। दादा, जाने या अनजाने में जो फैसला आखिरी दिन हुआ, कानून हमेशा 2 चीज़ से चलता है, मतलब अगर कोर्ट देखेंगे, एक पूर्व के दिए गए फैसले के आलोक में या जो संविधान कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि स्पीकर के आदेश की समीक्षा अगर अब समिति करेगी, तो भविष्य में कोई भी अगर स्पीकर फैसला ले लेंगे, तो उनका पहले पावर था कि कोर्ट ही उनकी आदेश की समीक्षा कर सकता है, तो अब हर बार ये डिमांड उठती है कि समिति करेगी समीक्षा, समिति करेगी समीक्षा। फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, बाबूलाल मरांडी में कोई फैसला देते हैं और फिर सदन में हंगामा होता है, समिति बना दी जाएगी। तो स्पीकर का पोस्ट को जाने या अनजाने में सदन ने छोटा नहीं कर दिया? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये चीज़ों को दिल बड़ा करके सोचना चाहिए। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसको, जब उनके पास रिक्वेस्ट आया कि इसको डी नोटिफाई कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी डी नोटिफाई नहीं करेंगे। इस पर जो अंतिम निर्णय होगा, जो वरिष्ठ लोग हैं सदन में, जिनको लंबा अनुभव है सदन का और संसदीय परंपराओं का, उनकी एक कमेटी हम बना देंगे और वो कमेटी हमको सुझाव देगी। तो ये अच्छा व्यवस्था है, लेकिन इसको आप परंपरा नहीं बना सकते। बाद में तो ऐसा ही होगा दादा, कहा जाएगा कि पूर्व स्पीकर ने ऐसा किया था, पूर्व स्पीकर ने ऐसा किया था, वो तो परंपरा। क्योंकि आज भी आप जिसका हवाला दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नामधारी जी ने भी सदन बनाया था, तो हमेशा कोर्ट पुराने व्यवस्था में किया जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि स्पीकर का हर फैसले को चुनौती देने के लिए कहेगी समिति का गठन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ निर्णय कुछ होते हैं जो तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन उसके मतलब आप उसको ये मान के नहीं चल सकते। ये आपका एप्रीहेंशन हो सकता है। इस पर हम लोग को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्पीकर उच्च पद पर होता है और उनका नियमन ही सदन के अंदर अंतिम होगा। ये जो संवैधानिक प्रावधान है, इसके साथ खिलवाड़ आगामी दिनों में नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि ये हमारी जीत है, हमारी आंदोलन को देखकर सत्ता पक्ष झुक गई, सरकार झुक गई
और उसके बाद इसका गठन हुआ। आप भी ऐसा मानते हैं? वाकई में आंदोलन के सामने झुकी सरकार? देखिए, ये तो अब उनको मतलब हास्यास्पद ये चीजें हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अनैतिक दबाव में काम करने वाली नहीं, और सरकार ने इस बात को पूरी जोर शोर के साथ में अपना पक्ष रखा भी। इसलिए इस गफलत में ना रहे लोग। बहुत तरह की वो कोशिश कर रहे हैं विगत 1.5 वर्षों में, लेकिन जिस प्रकार की नाकामियां उनको मिल रही है, आगे भी उसका करारा जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। और हमको लगता है कि लोगों के सामने उनका जो खेल था वो अब एक्सपोज हो चुका है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, लेमैन की तरह। आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जो इस बार सदन में मुद्दा बीजेपी के था, कमोबेश वही मुद्दे सारे कांग्रेस के थे। आरपीएन सिंह ने पीसी करके इसको क्लियर कर दिया था। वो भी नियोजन पे संशोधन चाह रहे थे, भाषाओं को जोड़ना चाह रहे थे, रोजगार पर चाह रहे थे चर्चा। तो आप पे और बीजेपी पे, दोनों पे ये आरोप ना लगे कि ये आप दोनों का इंटरनल सेटिंग था कि उठे ही नहीं इस तरीके का मुद्दा जिसमें आइसोलेट हो जाए, इसलिए आप दोनों ने मिलकर उस गेम को खेला जिसमें उसको भी मजा आता है, बीजेपी को भी और जेएमएम को भी मजा आता है। नहीं पांडे जी, आपको लेमैन की तरह नहीं, बहुत विद्वान व्यक्ति है, उस तरफ से मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला दिन देखिए, जो सोमवार का दिन था, इस बार मुख्यमंत्री प्रश्न था, जिसमें लोगों को ये अवसर था कि वो मुख्यमंत्री से कोई भी मुद्दे पर, चाहे वो नियोजन पर हो, चाहे वो स्थानीयता के सवाल पर हो, महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, किसानों की समस्या पर हो, ये बात पूछ सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। मुख्यमंत्री जी इतना तैयार थे कि उसको संतुष्ट कर पाए, लेकिन वो इन लोगों ने खोया है। सवाल तो ये भी उठेगा दादा कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल इसी बार सत्र में क्यों नहीं? पिछली बार सत्र में नहीं था मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, बार बार उठा रही थी, उससे पहले वाले में भी नहीं था। तो जब हंगामा होने के पूरे आसार थे, पीसी करके ये सभी दलों ने जाहिर कर दिया बीजेपी, तभी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। नहीं, वो तो देखिए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है ये मुख्यमंत्री का स्वाधिकार है कि वो इसके लिए कब अनुमति देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने इन प्रश्नों पर जो लोग पूछ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने खुद आगे आकर इन प्रश्नों के बारे में कहा है। चाहे वो नियुक्ति के सवाल पर जो एक कानून पास हुआ, जो 75% का आरक्षण, वो भी एक ऐतिहासिक रहा। और उन्होंने कहा कि जो नियुक्ति नियमावली और जो स्थानीयता है, हम बहुत जल्द लेकर उसको आएंगे। आप लोगों के अंदर में कोई भी यदि कौतूहलता होगी, उसको हम बहुत जल्दी उसका निपटारा कर देंगे। तो ये तो मतलब घोषित उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि जब उनको प्रेस के माध्यम से, चाहे अन्य सोर्स से जब मालूम चले कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय क्या है, उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप जिसका नाम नहीं लिए, विधायक जो यूपी से एकदम खासा सटे हुए हैं और झारखंड का आखिरी विधानसभा है, उनका ही आरोप है कि सरकार जितनी ताकत से और जितनी जल्दी पुराने नियोजन नीति को खत्म की और कही कि हम बेहतर लेकर आएंगे, इससे बेहतर होता अगर उनकी मंशा साफ होती, सबको नौकरी देने की तीव्रता होती, जल्दी जल्दी अगर उनके मन में होता तो पहले वो नियुक्ति कर देते, मतलब नियमावली बना लेते, स्थानीय नीति नियोजन नीति घोषित कर देते, तब पुराना अपने आप खारिज हो जाता। खत्म करके और अब एक लंबा अरसा बीत गया है, लोग इसी इंतजार में है कि कब आएगा स्थानीय नीति नियोजन। नहीं देखिए, अभी तो उनको रोजगार मिला हुआ है इन 5 वर्षों के लिए। हाँ, हम लोगों को चिंता है कि इसके बाद आगामी कई टर्म के लिए वो जरूर बेरोजगार होंगे, तब उस समय उनके लिए एक अलग रोजगार का सृजन के लिए हम लोग कोई कार्यक्रम जरूर बनाएंगे और उनको लाभान्वित करेंगे। शुक्रिया। तो दादा कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, फिलहाल उनके पास रोजगार है, रोजगार का मुद्दा को लेकर वो चिंतित ना हो, सरकार अपना वादा ध्यान में रखी हुई है। हाँ, लेकिन ये चिंता बीजेपी के नेता जरूर करे कि अगर यही वो रोजगार करते रहें तो आगे आने वाले दिनों में वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो भी परमानेंट। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like
share, and subscribe. www.thefollowup.in